नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चंद्रा क्लासेस में, जो आपके साथ एक प्रहरी की तरह खड़ा है। आज हम लोग आरओ एआरओ का जो एग्जाम हुआ है 2021 का जो एग्जाम हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में हम आंसर की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद कट ऑफ की चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और उसके बाद विषयवार प्रश्नों की संख्या कितनी रही है, इस बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता देना ये ज़्यादा आवश्यक होगा कि ये जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है ये सीरीज डी का है, तो ध्यान में रखिएगा। सीरीज डी का है ये पेपर, और इसी की हम आंसर की चर्चा करेंगे उस पे, सवालों पे। तो आज वीडियो देख के कई लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि काफ़ी लेट हो गया है। दरअसल चंद्रा क्लासेस जो है अपनी साख को बरकरार रखना चाहती है। ये केवल व्यूज को केंद्र में रख के कोई वीडियो नहीं बनाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई अन्य चैनल जो थे यूट्यूब पे, उन्होंने उसी दिन पहले पेपर के बारे में जो है आंसर की जारी कर दी थी, लेकिन हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर रिसर्च करने के बाद जो सटीकता का पैमाना है उस पर खरा उतरने का प्रयास किया है। हम और लोगों की तरह ये नहीं कहते कि 100% सही है। 100% तो आयोग भी नहीं सही होता है। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि कई बार उसको संशोधित आंसर की जारी करनी पड़ जाती है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे द्वारा जो आंसर की दी जा रही है वो 100% सटीक है, लेकिन जो सटीकता का पैमाना है उस पर खरा उतरने का प्रयास किया गया है। जितना ज़्यादा हमसे संभव हो सका है हमने एकदम सटीक उत्तर देने का प्रयास किया है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि 2 से 4 या 4 से 6 क्वेश्चन का जो है इधर उधर विचलन हो सकता है। चलिए बिना ज़्यादा समय जाया किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। विकल्प ए है जल विद्युत ऊर्जा, बी है वायु ऊर्जा, सी है परमाणु ऊर्जा, और डी है सौर ऊर्जा। तो दूसरे विकल्प की बात करें तो उसमें हमारा जल विद्युत ऊर्जा आएगा। पहला विकल्प क्या है? जल विद्युत ऊर्जा ही आएगा। बाद भारतवर्ष की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है जल विद्युत ऊर्जा। पहला विकल्प क्या है? ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहला विकल्प है परंपरागत जो ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, जैसे कि उसमें आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर सीएनजी हो गया। तो वो तो पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प हमारे पास है जल विद्युत ऊर्जा, जिससे हम बिजली का उत्पादन करते हैं और फिर ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब होगा आंसर नंबर, विकल्प जो है वो ए रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प ए रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्या होगा, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास, ये लगभग 1903 में देवरिया में स्थापित की गई थी। देखिए पेपर सरल रहा या कठिन रहा, इसको लेके कई लोगों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि ये जो है अपने अपने विवेक का
विवेक को आधार बना के लोगों ने अपना अपना वक्तव्य जारी किया है। तो जो भाई ज़्यादा मेहनत करके गया है उसके लिए स्वाभाविक बात है कि पेपर सरल रहेगा, लेकिन जो कम मेहनत करके गया है या सामान्य मेहनत करके गया है तो उसका जवाब होगा कि पेपर कठिन होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि पेपर मॉडरेट था और पेपर ट्रिकी था। कठिन तो नहीं था लेकिन पेपर ट्रिकी था। यहाँ पे देखिए, अगर आपको सारे विकल्प नहीं भी मालूम हैं फिर भी आप गेस करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे दूसरा विकल्प है रिसरा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तीसरा विकल्प है भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। फिर है चौथा विकल्प बंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो ये हम में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा कि यह 1854 में पहली बार मिल स्थापित की गई थी बंबई में और वहां पे कपड़े का उत्पादन शुरू किया गया। तो इसका विकल्प अगर देखा जाए तो चौथा वाला जो है सबसे पहले आएगा। आप देखिए विकल्प ए, बी और सी और डी में आप चौथा पहले पाएंगे, तो ये सबसे प्रारंभ में रहा। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं भाई, प्रदेश के शहर, जैसा कि आप देखते होंगे वर्तमान जो सरकार है यूपी में वो कई स्थानों का नाम परिवर्तन करने में लगी हुई है। आए दिन कोई ना कोई नाम कब कहाँ बदल जाए कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। किसी न किसी दिन कोई ना कोई नाम अवश्य बदलता रहता है। तो इसीलिए देखा जाए तो इस क्वेश्चन का पूछने का आधार जो है करंट अफेयर की घटनाएं हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है प्रदेश का शहर और वर्तमान स्थिति। कोल या कोयल, अलीगढ़, अलीगढ़ रहा है, ये सही है आपका। अलीगढ़ ठीक है आपका। महोत्सव नगर, वर्तमान में महोबा को ही महोत्सव नगर कहते हैं, ये भी ठीक है आपका। तीसरा है महोदय श्री, कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। और चौथा है जेजाक भुक्ति, और कहा गया है ये कौशाम्बी का पुराना नाम था। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड को कहा गया है। बुंदेलखंड का नाम है जेजाक। तो इसमें कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो उत्तर होगा इसका डी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, वावरो वावा का मेला, फूल डोल का मेला और बटेश्वर का मेला। विकल्पों को देखकर आपको लगेगा कि हिंदू मुस्लिम आ रहे हैं, तो ऐसा ही कोई नाम होगा जिसमें हिंदू मुस्लिम जो धर्म है उससे मिलते हुए शब्दों का इस्तेमाल हुआ होगा। तो आप देखेंगे कि बाबरो और बाबा का मेला, देखा जाए तो अगर हिंदू मान्यताओं के आधार मनाया जाए तो बाबर ये मुस्लिम आक्रांता था। बाबा जो हैं हिंदुओं के एक तरह से देखा जाए प्रतिनिधि होते हैं धार्मिक। तो आमतौर पे लोगों ने यह विकल्प किया है, लेकिन ये आपका उत्तर गलत होगा। इसमें आपका सही जवाब होगा नौचंदी का मेला। ये मेला यूपी के मेरठ में आयोजित होता है, नौचंदी मेला। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, दोनों अपनी बराबर की भागीदारी का परिचय देते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? नौचंदी का मेला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो कुछ सवाल जो हैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ दिए गए हैं, तो अगर आप लूसेंट भी पढ़े होंगे तो आप इस सवाल का जवाब बिना ज़्यादा समय गवाए आसानी से दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा विकल्प बी।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा वी। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते, अगर आप करंट की घटनाओं से मुखातिब रहे होंगे तो आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। कहा गया है समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी, या फिर हिंद महासागर, या कैस्पियन सागर? तो आपका सही जवाब होगा अरब सागर। अरब सागर में समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते आया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने जान लिया। ऐसे ही अगला सवाल है, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? यह भी करंट अफेयर का सवाल पूछ दिया गया है आपसे। तो आपने देखा होगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी बांग्लादेश की यात्रा पे गए थे। उसी समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कई समझौतों पे हस्ताक्षर हुए और उनमें से एक था मिताली एक्सप्रेस का। मिताली एक्सप्रेस को शुरू किया गया है किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया है उसी समझौते के तहत? ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला सवाल देखते हैं। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारतंत्र क्रम सही है? देखते हैं इस सवाल को। सागर, झील, घास का मैदान, मैंग्रोव। विकल्प बी है मैंग्रोव, सागर, घास का मैदान और झील। इसके बाद सी है मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। और फिर डी है सागर, मैंग्रोव, झील और घास का मैदान। तो इसका सही जवाब होगा साथियों विकल्प डी। अगला सवाल देखते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि विधानमंडल हुआ या संसद हुई, उसमें जो है अगर बैठक होती है, उस बैठक को आयोजित करने के लिए कम से कम लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यह हमारे संविधान में दिया गया है। प्रावधान है कि कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा, पहले तो विकल्प देख लेते हैं। कहा गया 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी कम हो, ये तो नहीं होगा। दूसरा कहा गया है सदन की कुल सदस्यता का आधा, ये भी नहीं होगा। तीसरा कहा गया है सदन की कुल सदस्यता का 1/4, ये भी नहीं होगा। फिर चौथा है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो इसका सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं, आपको बताना चाहूंगा, अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं तरंग के चलने की दिशा में गति करती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करती हैं, इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगें। तो इसका सही जवाब होगा कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो उसमें अगर तार को हिलाया जाता है, उसको अगर थोड़ा सा टच किया जाता है तो इस तरह से कुछ इस तरह से गति पैदा होती है, जो कहीं ना कहीं अनुप्रस्थ तरंगों के समान है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है? छोटे उद्यम, लघु उद्यम, सूक्ष्म उद्यम, मध्यम उद्यम।
तो साथियों, हाल ही में, ये करंट अफेयर का ही विषय है, इकोनॉमी से उठाया गया है, हाल ही में सरकार ने एमएसएमईज के नए पैमाने निर्धारित किए हैं, जिनमें निवेश के आधार पर उस पैमाने का आधार बनाया गया है कि उसमें निवेश कितना हो, दूसरा उसका वार्षिक कारोबार कितना हो। तो ये जो इन्होंने आंकड़ा दिया है 5 करोड़, कारोबार दिया है 5 करोड़ और विनियोग दिया है 1 करोड़ रुपए। तो अधिकांश लोगों ने किया होगा, अधिकतर लोगों ने किया होगा छोटे उद्यम या लघु उद्यम, लेकिन इसका सही जवाब है सूक्ष्म उद्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तो एकदम साधारण सा सवाल दे दिया गया है, लेकिन काफी लोगों का गलत हुआ होगा। आप जियोग्राफी में भी पढ़ते होंगे, जब आप सर पढ़ाते होंगे पृथ्वी पर जो है ऋतु चक्र जब पढ़ाते होंगे पृथ्वी पर, उस दौरान आप लोग पढ़ते होंगे 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर और इधर 22 दिसंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम परपेंडिकुलर पड़ती हैं। तो इस समय 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु होती है और इधर 23 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु होती है। तो अगर निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार सेट किया जाए तो इसमें हम बसंत ऋतु से शुरुआत करेंगे। तो पहले तीसरा विकल्प आ जाएगा, उसके बाद बसंत के बाद आपका ग्रीष्म आ जाएगा दूसरा, फिर उसके बाद वर्षा आ जाएगा मतलब चौथा विकल्प, और फिर उसके बाद शरद। आप सामान्य मतलब कॉमन सेंस के आधार पर भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इसमें सही विकल्प होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की? तो ये भी करंट अफेयर से पूछ लिया गया है। तो जब आप विगत कुछ महीनों का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। इसमें सही आंसर होगा विकल्प डी। दिल्ली ने ही सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड की सेवा प्रारंभ की थी। अगला सवाल है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये इसका सही जवाब होगा 2005 में। ये प्रश्न क्यों आया? आप देखेंगे कि पिछले 2 वर्षों से लगातार हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, किसी आपदा से कम नहीं है। तो लगातार हम आपदा के मतलब आपदा से संबंधित रहे हैं। इसके अलावा कई तूफान आए हैं, तोकते आया है, अभी हम पीछे पड़ चुके हैं। इसी वजह से ये आपदा प्रबंधन एक्ट जो है चर्चा में रहा, इसलिए सवाल सीधे पूछ दिया गया है। तो करंट अफेयर में भी अगर आप गंभीरता से उसका अध्ययन करेंगे तो आप काफ़ी प्रश्नों को जो है गेस करने में सक्षम हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन कटा हुआ है थोड़ा सा, आप ऐसे समझिए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। प्रश्न क्या है? भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। क्यों गठन किया? उसका कारण था वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। ये बात तो ठीक है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने
लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, लेकिन वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित नहीं करना चाहते थे। ये सब कारण जो है गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ए सही है, किंतु आर गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? वन स्थिति रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है। पिछली 2019 में जारी हुई थी, उसी को आधार बनाकर ये प्रश्न पूछा गया है। अगली जनसंख्या वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 में जारी होनी चाहिए थी, लेकिन कोविड के चलते उसको जारी नहीं किया जा सका, इसलिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को आधार बनाकर ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, हमारी टीम ने पढ़ा, हमने पढ़ा, खोजा, तो इसमें पाया कि 2 राज्य नागालैंड और मेघालय, इनमें जनजातियों जो जनजातीय जिले हैं संख्या बराबर पाई गई है, 11 पाई गई है दोनों में। तो इसका सही जवाब तो नहीं दिया जा सकता, इन 2 में से कोई एक रहेगा। आप देखते हैं आयोग क्या इसका उत्तर अपनी आंसर की में रखता है, तो हम इसको डाउटफुल क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लोग जो है कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इसमें जापान को करेंगे, जापान को सही विकल्प मानेंगे। क्यों? क्योंकि जापान जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और महासागर के किनारे स्थित है, मतलब उसका जापान की अधिकांश बाउंड्री जो है महासागर से टच करती है। लेकिन आपका सही जवाब होगा चीन। मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो कई किताबों में आपको 8 मिलेगा, कई में 9 भी मिल सकता है, लेकिन अधिकतर किताबों में 8 दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। कूट का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है कि एक में अधिक रोशनी प्राप्त होगी या फिर 2 में अधिक रोशनी प्राप्त होगी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। अगर 2 बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो बल्ब अधिक रोशनी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब कुछ क्वेश्चन जो हैं आयोग पूछता ही है इसलिए कि कोई इसका जवाब ना दे पाए, तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये कट ऑफ को निर्धारित करने में ज़्यादा भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि बहुत कम ही लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं। आपसे आया हुआ सवाल और सरल सवाल परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। तो कंपनी अधिनियम 2013 में आया था, ये भी ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम यही गलत है, यह 1872 में आया था। बाकी साझेदारी अधिनियम 1932 आया, 32 में आया। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा, कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। भारतीय संविदा अधिनियम जो है 1872 में लागू हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है?
हृदय एक केंद्र सरकार की स्कीम रही है। आप करंट अफेयर अगर पिछले कुछ वर्षों से पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे वर्षों को मैं लगाना, वर्षों का संदर्भ इसलिए लिया है कि यह प्रश्न जो है आया हुआ पुराना प्रश्न है, पिछले पेपरों में आया है कई बार, 1 से 2 बार आ चुका है। तो इसमें सही जवाब होगा आगरा। आगरा जो है विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें कॉमन सेंस का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। लोग कहते हैं कि पेपर टफ आया, पेपर टफ नहीं था, पेपर ट्रिकी था। देखिए अगर आप चारों विकल्पों को प्रथम दृष्टया पढ़ेंगे तो आपको एक विकल्प ऐसा मिलेगा जो सोचने के लिए मजबूर करेगा। महिला साम्राज्य योजना, थोड़ा इस शब्द पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि महिला और साम्राज्य में क्या संबंध रहा होगा। तो हमें तो नहीं लगता है कि आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो यही गलत है। कौन सही सुमेलित नहीं है, महिला साम्राज्य योजना। बाकी तीनों ठीक हैं। महिला समृद्धि योजना 1993 में, महिला स्वशक्ति योजना 1998 में और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे। यह सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यह जीएस का नहीं है सवाल, यह सवाल रीजनिंग का है। कह रहा है मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे, मतलब ऐसे कौन से अक्षर हैं जिनको अगर दर्पण के समक्ष रखा जाएगा तो वो उल्टे दिखाई नहीं देंगे, मतलब हूबहू दिखाई देंगे। जैसे ए हुआ आपका, या फिर आई हुआ, या फिर ओ हुआ। इस तरह के कितने अक्षर हैं जो अपने मूल रूप के समान दिखाई देंगे किसी दर्पण में। तो इसका सही जवाब होगा 11 अक्षर। तो ये रीजनिंग से पूछ लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। पहला कथन तो ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया। कथन एक ठीक है। इस अधिनियम के तहत 1922 में इलाहाबाद में पहली बार परीक्षा का आयोजन किया गया। इससे पहले केवल यूरोप में ही इसका आयोजन होता था। लेकिन भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक नहीं था, अधिक था। ये जो है तथ्य ठीक नहीं है, दूसरा वाला कथन ठीक नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण आपको नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा केवल एक। ये आपका कट जा रहा है, जिस तरह जैसे ही हम पेन को हटाते हैं कट जा रहा है, कुछ समस्या है, आप लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा भाई। वीडियो को देखते चलेंगे तो आपको उसमें सब कुछ मिलता रहेगा, और जैसे ही हम पेज को हटाते जाते हैं हमें लग रहा है कि जो भी हम उसमें कुछ ऐड करते हैं पेज में वो हट जा रहा है। तो अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था। यह प्रश्न भी कहा जाए तो पेपर था सामान्य अध्ययन का, लेकिन यह प्रश्न जो था विशेष अध्ययन का विषय रहा है, मतलब विशेष अध्ययन से संबंधित है। इसका जवाब सही से नहीं दिया जा सकता। काफी प्रयास किया हमने इसको खोजने का, लेकिन सही हमको इसका जवाब नहीं मिला। तो इस प्रश्न को हम डाउटफुल क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, हमारा उद्देश्य केवल व्यूज को बढ़ाना नहीं है, आपको सटीकता के ज़्यादा से ज़्यादा करीब ले जाना है, ताकि आप अपने द्वारा परफॉर्म किए गए, मतलब अपने प्रदर्शन को एग्जाम में परफॉर्म के आधार पर देख सकें
कि हमने कैसा किया होगा और कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकेंगे। हम लोग आगे बात भी करेंगे कट ऑफ के बारे में, कितनी जाएगी। तो अगला प्रश्न आता है, हाँ जैसा कि हम कह रहे थे कि केवल व्यूअर्स बढ़ाना नहीं है, ना केवल व्यूज बढ़ाना है हमारा उद्देश्य आपको सटीक से सटीक जानकारी देने का प्रयास करना है, और वो प्रयास हमने किया है। आप लोग वीडियो देखकर भी आप आश्वस्त हो पाएंगे मेरे कही हुई बातों से। तो लोगों ने अपने अपने थंबनेल में बहुत ज़्यादा बड़ी बातें लिख दी हैं कि 100% सटीक आंसर की, यह सबसे तेज आंसर की। तो ऐसा हम लोगों ने नहीं किया है और आपको अधिक से अधिक सटीक सामग्री देने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं कि हम लोग सफल भी होंगे। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, अपेक्षित है आप लोगों से अपना फीडबैक देना। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह प्रश्न भी हमको ठीक से इसका जवाब हम लोग नहीं खोज पाए हैं, हमने काफ़ी समय दिया इस सवाल को। तो के गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल भी हो सकता है इसमें, और नरेंद्र मोदी जी भी हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का हम जवाब देना उचित नहीं समझ रहे हैं। आयोग जो बताएगा हम लोग उसी को मानेंगे। तो इस प्रश्न को भी हम डाउटफुल प्रश्न की कैटेगरी में डालते हैं। इसमें इन दो में से कोई एक हो सकता है, या तो नरेंद्र मोदी या इंद्र कुमार गुजराल, जिनको के गुजराल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। क्या उपस्थित होता है तुलसी के पौधों में? यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड्स के कारण। अगला सवाल आपसे रीजनिंग में पूछ लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता। तो आप देखेंगे कि रीच में जो है आर है, जो टीचर से लिया गया है, ई है वो भी टीचर से लिया गया है, ए है उसको भी टीचर से लिया गया है, सी है उसको भी टीचर से लिया गया है, एच भी टीचर्स में उपलब्ध है। इसी तरह से इसके भी सारे लेटर्स जो हैं, सारे शब्द, सारे अक्षर जो हैं टीचर्स में मिल रहे हैं, तो ये भी लिया गया है टीचर्स से। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि सर्च, इसके भी सारे अक्षर जो हैं टीचर्स से मिल रहे हैं, और जो नहीं मिल रहा है वो है चेयर। इसमें क्या है जो टीचर्स में नहीं है? वह अक्षर है आई। तो शब्द में नहीं लिखा जा सकता है, शब्द से नहीं लिखा जा सकता है, तो वो कौन सा शब्द है? चेयर। इसका सही आंसर होगा डी। अगला, निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? ये आपसे करंट अफेयर का प्रश्न पूछ लिया गया है, और ये इस वर्ष के साथ साथ पिछले वर्ष के करंट अफेयर को भी समाहित किए हुए है। इसमें स्ट्राइड कोई परियोजना नहीं है, स्ट्राइव और संकल्प और श्रेयस, ये तीनों योजनाएं जो हैं कौशल विकास से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2, 3 और 4। ये दोनों योजनाएं जो हैं लगभग 2017 के आसपास इनको चालू किया गया था, और श्रेयस को इस वर्ष शायद प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। ये भी आपका करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, और इसका उत्तर होगा न्याय आपके द्वार। एक पहल का संबंध था न्याय आपके द्वार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? इसमें आपका होगा पीटर मुंडी। बाकी सभी यात्री जो हैं वो पुर्तगाल से संबंधित थे, केवल एक ही यात्री जो है वो पुर्तगाल से संबंधित नहीं था, वो है पीटर मुंडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया। इसका विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्न में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? आवश्यक वस्तुएं, संविदा कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य, और फिर डी विकल्प जो है वो कह रहा है कृषि उत्पाद और विपणन समितियां। तो आप लोग अगर खबरें देख रहे होंगे, और आशा भी करता हूं देखते ही होंगे, तो आप इस सवाल का जवाब देने में सक्षम रहेंगे। इसमें सही विकल्प होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस भी कहते हैं। इसी के लिए आंदोलन जारी है। लगभग पिछले 2 वर्षों से किसान लगे हुए हैं, मतलब 1 वर्ष से। स्किप कर गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस या किन राजा राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। तो इसमें हर्षवर्धन तो नहीं चुना गया प्रत्यक्ष रूप से। इसका सही विकल्प हो सकता है 2, 3 और 4। एकदम सही नहीं बताया जा सकता। काफी हमने इसको खोजने का प्रयास किया, लेकिन हम एक्यूरेसी के पास नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसको हम डाउटफुल क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है? यह लीमा में स्थित है। लीमा जो है पेरू की राजधानी है, और पेरू कहाँ है भाइयों? दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। फिर काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो इसका सही जवाब होगा गोरखपुर में फांसी दी गई। काकोरी षड्यंत्र जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ है, लखनऊ में हुआ है, उनमें जो आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनको फांसी दी गई है गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलारी पयट्टू थांगता मलखंब गतका उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। इन चारों खेलों को ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बनाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक अलग है? ये रीजनिंग का सवाल पूछ दिया गया है, और ये खेल वाला जो है वो करंट अफेयर से संबंधित है, और प्रश्न नंबर 39 जो है रीजनिंग से पूछ लिया गया है। तो इसमें देखते हैं कौन सा अलग है। टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन यूके की राजधानी है, ब्रिटेन की, और बीजिंग चाइना की है। न्यूयॉर्क किसकी राजधानी है? न्यूयॉर्क किसी की राजधानी नहीं है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है, एक शहर है। तो फिर न्यूयॉर्क ही अलग होगा, क्योंकि अमेरिका, और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो इसमें सही जवाब होगा न्यूयॉर्क सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग इसका सही जवाब देंगे लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, या फिर लिवर में ग्लूकोज स्तर अधिक हो जाता है, लिवर में ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगता है, या लिवर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं, भोजन कंज्यूम करते हैं, वो अंततः ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, और वही ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है। तो जब हम कुछ कंज्यूम करेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है लिवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही जवाब होगा कुशीनगर।
कुशीनगर एकमात्र जनपद है, एकमात्र जिला है यूपी का दिए गए विकल्पों में जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये हम लोगों ने इतिहास में ट्रिक के माध्यम से सीखा है। जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं यूपी के जो जिले, उनको हमने ट्रिक के माध्यम से सीखा है। जिन लोगों को मालूम है वो कमेंट करके बताएं। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फिर से कहूंगा कि पेपर कठिन नहीं था, पेपर ट्रिकी था। देखते हैं कैसे हम इलिमिनेट करते हैं। इसमें से कोई एक अगर आपको आता होगा तो आप सवाल का उत्तर देने में सक्षम होंगे। जैसे रसिया, रसिया नाम सुनते ही हमारे मन में, हमारे मानस पटल पर एक छवि उभर के आती है भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण कहाँ से संबंधित हैं? बरसाने से। और बरसाना और ब्रज परस्पर संबंधित ही हैं, आप सभी जानते होंगे। तो रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है। देखिए अगर केवल आपको एक ही विकल्प मालूम है तो आप अन्य सभी को कूट की सहायता से मिलाने में सक्षम रहेंगे। देखिए सी का जो मिलाया गया विकल्प है ब्रज का लोकगीत, सी का 2। देखिए केवल एक ही अगर आपको मालूम है इसमें तो आप विकल्प को अच्छे से खोज सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, चैती हो जाएगा। बी का 3 चैती हो जाएगा। विवाह एवं मौसमी गीत। इसी प्रकार रुकिए 1 मिनट रुकिए, गलत हो गया है, माफी चाहूंगा। रसिया आपका ब्रज का लोकगीत हो गया है, सी का 2 हो गया है। और यहीं से आप सारे विकल्पों का जवाब दे सकेंगे। और ए का इसी तरह हो जाएगा 4, चैती है मौसमी गीत। कजरी जो है, कजरी विवाह एवं मौसमी गीत दोनों है। और सोहर जो है वो संस्कार गीत है, पूर्वांचल में गाया जाता है। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो ये सवाल भी सामान्य सवाल नहीं है। अक्सर हम लोग ऐसे सवालों को जो है नहीं तैयार करते हैं। अधिकतर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का क्रम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे आरबीआई के गवर्नरों का क्रम पूछ दिया गया है। और ये हाल फिलहाल में चर्चा में भी नहीं रहे हैं। हालांकि शशि कुमार जी का जो है कार्यकाल शायद 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, इसी वजह से मात्र चर्चा में रहे हैं। और वैसे तो रहते ही हैं एज यूजुअल। तो इसमें अगर आप में से, हम में से अधिकतर लोग जो हैं जान रहे होंगे कि सुब्बा राव किन से पहले होंगे। अभी हैं शशि कुमार जी, इनसे पहले थे रघुराम राजन जी, और उनसे पहले थे सुब्बा राव। आप लोग उस समय जब पैसे लेते होंगे, पिताजी से पैसे लेते होंगे, तो उस समय नोटों पर जो हस्ताक्षर था सुब्बा राव जी का था। तो इतना तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुब्बा राव इन सबसे पहले तो नहीं रहे होंगे। इन तीनों तथ्यों को अगर ध्यान में रखा जाए तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुब्बा राव इन तीनों से पहले नहीं रहे होंगे। तो निष्कर्ष निकलता है कि तीसरा जो है वो सबसे बाद में रहेगा। फिर बात आती है मनमोहन सिंह की। हम लोगों ने देखा है कि मोदी जी से पहले 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी रहे हैं। तो आप गैस कर सकते हैं कि ये तो उससे पहले गवर्नर नहीं रहे होंगे। तो इनको जो है अगर हम प्रारंभ में मान लें तो ये विकल्प हो जाएगा सी विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। जा दिन जन्म भयो
का धरती धसी अढ़ाई हाथ। ये देखिए आर्ट एंड कल्चर का पूछ लिया गया है सवाल। कहा गया है उपयुक्त उक्ति या लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है। तो आप लोगों ने गांव में सुना भी होगा, जो लोग पश्चिमोत्तर यूपी से बिलोंग करते होंगे, अक्सर गांव में इसको गाया जाता है, शाम के समय आल्हा को गाया जाता है। तो यह आल्हा से ही लिया गया है। उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है, आल्हा से संबंधित है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब होगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। फिर से हमको सुमेलित करना है और आप ज्यादा दूर ज्यादा डीप मत जाइए। अगर आपको 1916 का समझौता मालूम है, लखनऊ समझौता, तो आप इस सवाल का जवाब देने में सक्षम होंगे। देखिए सभी को मालूम है लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। अगर आपको लखनऊ समझौता मालूम है तो 1916 में हुआ था। कब, और 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो लखनऊ में ही हुआ था, उसी समय लखनऊ समझौता हुआ था। तो अगर आपको सी मालूम है तो सी का एक हो जाएगा, और इसी एक को पकड़ के आप सभी विकल्पों को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला सवाल है, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, या फिर जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। आप लोग पर्यावरण जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ऑक्सीजन की मात्रा को नाप कर किस तरह से किसी नदी के प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्य बल का प्रतिशत है। देखिए ये प्रश्न हमने काफी इसको खोजने का प्रयास किया, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं मिला है। यह लगभग 35% आबादी जो है यूपी की कुल जनसंख्या में 35% आबादी जो है वो कार्यबल के रूप में है, मतलब यह कार्य को करने में सक्षम है। तो 35% के सर्वाधिक नजदीक हम पाते हैं किसको, विकल्प डी को। हालांकि यह डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसका जवाब देने का प्रयास किया है। इसमें विकल्प डी ही होना चाहिए सही आंसर। अब देखते हैं आयोग अपना कौन सा सही बताता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा नासिक। फिर है अगला सवाल, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है टसर रेशम, कश्मीर रेशम, मूंगा रेशम, या फिर अहिंसा रेशम। शायद ही आप लोगों ने इस रेशम का नाम सुना होगा। तो एक तो ऐसे ही निग्लेक्ट हो गया, इसको हमने पहले ही काट दिया। अहिंसा रेशम इन्होंने इस तर्क को आधार बना के दिया है विकल्प कि मकड़ियां जो हैं ऑटोमेटिक बिना किसी हिंसा के जो है रेशम उत्पादित करती हैं। तो कहीं ना कहीं इनका लॉजिक ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा कश्मीर रेशम। निम्नलिखित युग्मों में कौन से या सा सुमेलित है। चुकंदर, चीनी, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। चुकंदर से चीनी बनती है, शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, कपास में सेलुलोज होता है और दुग्ध में लैक्टोज होता है। तो यह चारों विकल्प ठीक हैं। तो इसका सही जवाब होगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ है या और ईंटों से निर्मित या भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो हम लोग जब इतिहास को पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे होंगे, तो
उसमें गुप्त काल के समय में मंदिरों का निर्माण जो है बड़े स्तर पर होना प्रारंभ हुआ है। गुप्त काल में उसमें जो कानपुर का भितर गांव मंदिर हो गया है वो ईंटों से निर्मित था, यह विकल्प सही है। और इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6ठी सदी के बीच हुआ है। तो इसके दोनों कथन सही हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये गर्म जल स्रोत हैं और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है सवाल। इसके हो सकता है विकल्पों में बदलाव कर दिया गया हो, लेकिन आए दिन किसी न किसी एग्जाम में यह सवाल पूछ दिया जाता है। तो मणिकर्ण जो है गर्म झरना हिमाचल प्रदेश में है, और तप्ता पानी उड़ीसा में है, यह भी सही है। महाराष्ट्र में कौन सा है, वज्रेश्वरी, यह भी ठीक है। फिर बचा कौन सा, डी, यही आपका गलत हो जाएगा। तो इस आंसर का सही जवाब है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, माफी चाहूंगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात, मतलब विकल्प डी, गुजरात में नारायणी झरना उपस्थित नहीं है। फिर सवाल पूछा गया है कि मोनो क्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा एफी क्लेमेंट्स ने, एफी क्लेमेंट्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। करंट अफेयर में आप लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर के बारे में सुना ही होगा, यूपी में उसको बनाए जाने की बात हो रही है और कंपनी को ठेका भी दे दिया गया, मतलब समझौता भी कर लिया गया है, और वो कंपनी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और निम्नलिखित में से यह कॉरिडोर, अच्छा डिफेंस कॉरिडोर में यूपी के कौन कौन से जिले शामिल होंगे, हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा है। तो कुछ लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि डिफेंस कॉरिडोर में यूपी के कौन कौन से जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अलग अलग किताबों में इसका समय अलग अलग दिया गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करें तो हम पाएंगे कि विकल्प ए जो है सही सुमेलित नहीं है। क्यों, फाहियान जो है वो अशोक के समय में दिखाया गया है, मतलब मौर्यकाल में, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन जो हैं मौर्य काल के बाद आए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि फाहियान जो हैं हर्षवर्धन से पहले, मतलब ह्वेनसांग से पहले रहे होंगे। और अशोक की बात हो रही है, मौर्यकाल की बात हो रही है, तो यह ईसा पूर्व की घटना होनी चाहिए, ईसा पूर्व की घटना है, और यहाँ दिया गया है ईसवी, तो इसमें यही सुमेलित नहीं होगा। अगर यहाँ पे ईसवी दिया होता तब हम कह सकते थे कि यह भी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। देखिए एकदम से सभी लोगों ने, आशा करता हूं सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया होगा। कौन उत्तराधिकारी घोषित किया था, नानक जी ने लहना को, जो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए, और ये दूसरे गुरु थे, सिक्कों के सेकेंड गुरु थे। अगला प्रश्न है, फिर से हमको मिलान करना है। देखिए फिर से वही बात आई है कि किसी एक की टांग पकड़िए और सबको खींच डालिए, सबको खींचने में आप समर्थ हो जाएंगे। देखिए कैसे करना है हमको। अगर आप जान रहे हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, तो देखिए सभी का जवाब आप खोजने में सक्षम हो जाएंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था
1780 से 84 के मध्य हुआ था। तो ए का 2 हो गया है। देखिए ए को पकड़ लिया, सभी मिल जाएंगे आपको। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए। बाकी सबका आप लोग मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो सबसे कम मलिन बस्तियां जो हैं ओडिशा के भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है, भुवनेश्वर में सबसे कम मलिन बस्तियां हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है अहमदाबाद का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, ये रीजनिंग से पूछ लिया गया है। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। डिक्शनरी आप लोग पढ़ते ही होंगे, तो कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। कैसे करना है देखिए, सी सभी में है, तीनों में सी है, ओ भी तीनों में है, और एन तीनों में नहीं है। किस में नहीं है? काउंट में नहीं है, तो इसको काट दिया। फिर बात आती है शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा। पहले स्थान पे कौन सा आया है भाई? देखिए इसमें CON, तो सभी में कॉमन है। फिर एफ जो है सी के बाद आता है, यहां देखते हैं तो ये भी कट जाएगा आपका। केवल 2 बचे हैं, इनमें से देखना है कौन सा पहले आता है। CONC दोनों में कॉमन है। फिर इसके बाद ई आया है, और ए में सी के बाद एल आया है। तो हम लोग अगर अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखें तो इसको हम कहेंगे कि बी वाला विकल्प जो है ए से पहले रहा होगा, तो ठीक दूसरा फिर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59। अगला प्रश्न है, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न पूछ दिया गया है, और इसका सही जवाब होगा पंजाब। 10 राज्यों में शामिल नहीं था पंजाब। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? यह सवाल पिछले वर्ष तैयार हुआ था। बनारस में इस भिंडी की इस प्रजाति पर रिसर्च की गई थी। अक्सर लोग लालिमा का नाम देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, या फिर टमाटर करके आएंगे, या गाजर, और या फिर प्याज। जहां तक है लालिमा, चूंकि स्त्रीलिंग का बोध होता है तो गाजर करके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। काशी लालिमा जो है किसकी फसल है? भिंडी की। सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प बी। अगला सवाल फिर से रीजनिंग का पूछ लिया गया है, देखते हैं। देखिए 5 और 2 की गुणा करते हैं, 10 आया है। और इसी तरह 4 और 2 की गुणा करते हैं, कितना आया? 8 आया, और दोनों को जोड़ दिया है तो 18 आ गया है। इसी तरह 6 और 3 की गुणा करेंगे, 6 3 18, ठीक है, 18 आया है। और 18 में 3 और 3 की गुणा करके जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे जब 18 में, तो यह 27 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम x मान लें एक समय के लिए, तो हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। 12 और x की गुणा 12x हो जाएगा, और इसमें किसको जोड़ना है? 4x को। 4 और x की गुणा करनी है। 4x इक्वल टू कितना आना चाहिए? 96। 12 और 4 16x हो गया है, इक्वल टू 96। 16 छंगा 96, x इक्वल टू 6 आया है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी।
भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है, किसे? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को जैव विविधता स्पॉट माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है? सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका सही जवाब होगा सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ जो हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? तो हम लोगों ने इसको पढ़ा है सबसे पहले सिंधी, फिर 3 भाषाओं को मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी शामिल किया गया है। उसके बाद बीडीएमएस, इन तीनों को हम कैसे याद करते हैं? सिंधी में निकला बदमाश, सिंध में, एक मिनट सब गड़बड़ हो गया, ये देखिए, सिंध में निकला बदमाश कैसे करते हैं हम लोग इस ट्रिक का इस्तेमाल? सिंध में निकला बदमाश, बीडीएमएस। सिंध पहली भाषा थी सिंधी, एम से मणिपुरी हो गया है, जोड़ी गई थी, पहली भाषा सिंधी जोड़ी गई थी, फिर मणिपुरी हो गया है, और निकला मतलब एन से हो गया है नेपाल, नेपाली, और का से हो गया है कोंकणी। ये 21वें संविधान संशोधन से, और इसको 71वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और जो बदमाश निकला है मतलब बीडीएमएस निकला है, इसको जो है ये 4 भाषाएं जो हैं इनको 2003 में जोड़ा गया है, हमारी 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ा गया है। बोडो हो गया बी से, डी से डोगरी हो गया है, और एम से मैथिली हो गया है, और एस से संथाली। इसमें चारों विकल्प सही हैं, देखते हैं आयोग क्या करता है। चारों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करना है हमको फिर से। देखिए फिर से वही बात है कि एक की टांग पकड़िए और सभी गिरेंगे। कैसे गिरेंगे? आपको ये मालूम है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप में से अधिकांश लोगों को मालूम होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो केवल एक अगर आप जाने रहेंगे तो इस सवाल का उत्तर आसानी से दे देंगे। ए का 2 है और किसी ए का 2 हो गया है। देखिए इसमें खैर और विकल्प भी खोजने पड़ेंगे। द्वितीय जो है पीसी महालनोबिस मॉडल, बी का 4 होना चाहिए। तो अब 2 मालूम है, बाकी आप कर लेंगे अपने आप। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, फिर से हमको मैच करना है। चूना पत्थर सीमेंट से संबंधित है, कॉपर जो है बिजली का सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है, ये हल्का होता है तो हवाई जहाज को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीज जो है इस्पात में स्टील में इस्तेमाल होता है। तो देखिए 1 2 3 4 सभी सही सुमेलित हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। 68वां सवाल जो है फिर से रीजनिंग से पूछ लिया गया है, करने का प्रयास करेंगे हम लोग। कहा गया है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9। ऐसे कितने 3 हैं? एक 3 तो ये हो गया, दूसरा 3 ये हो गया, और एक 3 ये, और एक 3 ये है, मतलब 1
2 3 और 4 3 है। कहा गया है जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9। देखिए ये वाला 3 हो गया है, इसके ठीक पहले 6 नहीं है। फिर ये वाला जो 3 हो गया है इसके भी ठीक पहले 6 नहीं है। बाद की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक पहले की बात कर रहे हैं। और बाकी जो 2 3 शेष बचे हैं इन दोनों के पहले 6 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 3 ऐसे हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही ठीक बाद में 9 है। अगला सवाल फिर से कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। डेनिश भाषा डेनमार्क की है, ये भी ठीक है। डच भाषा जो है नीदरलैंड की है, ये भी ठीक है। मंदारिन जो है चीन की है, ये भी ठीक है। बहासा जो है थाईलैंड की, यही गलत है। बहासा जो है इंडोनेशिया की भाषा है, इंडोनेशिया की भाषा है। तो ये विकल्प आपका सही होगा, यही सुमेलित नहीं है। विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। यहाँ पे प्रवाहित होना चाहिए था। तो कौन सी ऐसी नदी है। गंडक नदी, हिंडन नदी। हिंडन तो आप लोग जानते ही होंगे, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उपस्थित है, जो उसका सबसे पूर्वी विस्तार जहाँ पे पाया जाता है, मतलब खत्म होता है सिंधु सभ्यता का, वो जो है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में उपस्थित है और जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो हिंडन और सोन दोनों यूपी में है। शारदा भी यूपी में है, सबसे लंबी नहर शारदा यूपी की ही है। और ये बचा शेष गंडक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक जो है यूपी से प्रवाहित नहीं होती है। अगला सवाल रीजनिंग का पूछ दिया गया है, फिर से गलत संख्या दी गई है। देखिए इसमें क्या किया गया है, 2 6 16 38 और 84 इस तरह से दिया गया है। इसमें देखिए क्या किया गया है भाइयों, 2 4 6 8 10, 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और उसमें 2 जोड़ देंगे हम, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ देंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा। इसी तरह से 16 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूनी 32 और फिर उसमें 6 जोड़ दिया जाएगा तो 32 और 6 38। इसी तरह से देखिए एक सीरीज बन रही है ऊपर, 2 4 6 8 10 12 और 2 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा। और जब हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसका हम सही जवाब पाएंगे 168। ये संख्या जो है गलत दी गई है। आशा करता हूँ आप लोग कर लेंगे उसको। और हम लोग चूंकि जीएस पढ़ रहे हैं फिर भी रीजनिंग को कवर कर रहे हैं, अच्छी बात है। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित होगा। जिस प्रकार विद्युत जो है तार में एकदम दौड़ती है, वैसे ही पानी जो है किस में दौड़ेगा, तेजी से पाइप में दौड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। कौन सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, ये भी ठीक है। वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, ये भी ठीक हो जाएगा। तेल और गैस का इस्तेमाल हम करते हैं कॉमर्शियल लेवल पर। गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा, ये भी ठीक हो जाएगा। पारंपरिक ऊर्जा पारंपरिक ईंधनों से प्राप्त होती है। पारंपरिक ईंधन क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, जो जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों विकल्प ठीक हैं। फिर जो सुमेलित नहीं होगा वो कौन सा होगा, ए विकल्प। तो 73 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं। ये करंट अफेयर का सवाल पूछ दिया गया है। पहला कथन दिया गया है 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। दूसरा है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2, दोनों ठीक है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था।
अंतिम सूबेदार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा मुर्शिद कुली खां। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। सही है। लहुरा देव को लिया गया है जहां से चावल के प्रमाण मिले हैं, यूपी में ही है, संत कबीर नगर में। फिर प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और धान था, अन्न जौ और धान था, ये भी दोनों ठीक हैं। तो इसके सही विकल्प होंगे, सही कथन होंगे 1 और 2 दोनों। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में गन्ने उत्पाद का बड़ा हब है यूपी, ये भी ठीक है। भारत का उच्चतम दुग्ध उत्पादक प्रदेश है यूपी, ये भी ठीक है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है यूपी, यही कथन आपका गलत है दोस्तों। सबसे बड़ा चावल का उत्पादक जो है पश्चिम बंगाल है, और यूपी जो है दूसरा है, और तीसरा जो उत्पादक है चावल का इस बार रहा है वो पंजाब हुआ है। यह गेहूं और धान दोनों के मामले में तीसरे स्थान पे है नए आंकड़ों के अनुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुपति। करंट अफेयर का सवाल पूछा गया है, और अगर आपने अध्ययन किया होगा ठीक से करंट अफेयर का, तो इस सवाल का जवाब देने में आप सक्षम रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एंटीगुआ और बारबुडा, राजधानी दी गई है सेंट जॉन्स, ये भी ठीक है। बहामास नसाउ, ये भी ठीक है। अल सल्वाडोर कि सैन सल्वाडोर है, ये भी ठीक है। फिर बचा है एक डोमिनिका, सेंटो डोमिंगो जो है इसकी राजधानी नहीं है। तो 79 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं, और निम्नलिखित में से किस द्वीप को बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? पढ़ा होगा आपने, लूसेंट में भी मिल सकता है यह सवाल का जवाब। मिंडानाओ द्वीप, ये कहाँ है? फिलीपींस में है। फिलीपींस कहाँ है दोस्तों? यह प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। और जो मिंडानाओ जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से धनी द्वीप है। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जैव विविधता को बचाए रखने के लिए दुनिया के कई देश जो हैं, मतलब अधिकतर देश जो हैं, कस्में लेने के लिए तैयार रहते हैं और लेते भी हैं। भारत ने भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है जो जैव विविधता को संरक्षित रखने से संबंधित रहे हैं। तो यह मिंडानाओ जो द्वीप हुआ है वह बादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। वादा किया गया है जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए। अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित करना है साथियों। देखेंगे किस तरह से एक की टांग पकड़ेंगे और सभी को गिराएंगे। फिर से वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है 1980 पहला ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मतलब 1986, ये भी ठीक है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, अगर आपको सी मालूम है एक मिनट। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये भी ठीक है। 1 और 2 दोनों ठीक हैं। तीसरा हो गया है
वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। मतलब देखिए, अगर इसका सी मालूम है आपको, मतलब एक मालूम है 1981 वाला वायु प्रदूषण वाला मालूम है, तो आप इसको सही कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? साथियों, इसका जवाब होगा अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका जवाब होगा द इंडिया स्टोरी। आगे बढ़ते हैं, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा झारखंड। हाल ही में जो है इसे उपजाति, जो झारखंड में जो जनजाति या निर्धारित की गई है वो तमरिया जनजाति निर्धारित की गई है। मुंडा जाति के तहत इसको निर्धारित किया गया है, मतलब एक उपजाति के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। यह भी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। आगे चलते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा मनोरंजन सिंह। विकल्प इसका ए ठीक है। जिबूती आचार संहिता संबंधित है। जिबूती आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हॉर्न ऑफ अमेरिका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। जो कंट्रीज आती हैं उनमें से एक जिबूती है, उनमें से एक जिबूती है। तो यह समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह है। जिबूती आचार संहिता लोगों ने इकट्ठा होके एक समूह बना लिया है कि जो समुद्र में डकैतियां होंगी उनसे हम मिलकर लड़ेंगे। तो यह एक ऐसा समूह है जो समुद्री डकैतों के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए जिम्मेदार होगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा विकल्प डी। निम्नलिखित समूहों में से कौन से तीन से भिन्न है? दिशा, कंपास, सुई और चुंबक। यह भी रीजनिंग का सवाल है। तो देखते हैं साथियों, कंपास जो है वो भी दिशा सूचक है। सुई क्या दिशा सूचक है? चुंबक भी दिशा सूचक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, और दिशा तो दिशा निर्धारित करती ही है। तो आई थिंक इसका सही जवाब जो है सुई ही होना चाहिए, दिशा भी हो सकता है। देखते हैं आयोग क्या इसको मानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। जो भिन्न है, सबसे अलग है, जे आर और 6। देखिए, जे के बाद जे आर और 6 में क्या अंतर है? जे के बाद जे के बाद के हो गया है, फिर एल हो गया है, फिर एम, एन, ओ, पी, क्यू और फिर आर आता है। 3 और 3 6 अक्षर। भिन्न को चुनिए। इसमें 6 अक्षर आया तो यहाँ 6 लिखा गया है। फिर आर बी 3 के बीच क्या संबंध है? आर के बाद आया एस टी यू और तीसरे नंबर पे आया है बी। तीसरे नंबर पे आया है बी। तो यहाँ 3 लिखा गया है, ये भी ठीक है। फिर आया है ई और के बीच क्या संबंध है? क्या 5 अक्षरों का गैप है? ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे। तो देखिए 5 अक्षर आ रहे हैं तो यहाँ 5 लिखा गया है। फिर बात आती है DG2 की। क्या इनके बीच अंतर है 2 शब्दों का, 2 अक्षरों का? ई, एफ और जी। तीनों सही लग रहे हैं। देखते हैं इसका सही जवाब क्या मानता है। डाउटफुल क्वेश्चंस की कैटेगरी में इसको डाल देते हैं। तीनों सही लग रहे हैं जिस आधार को मान के हमने
हल करने का प्रयास किया है, उसके अनुसार तीनों सही लग रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता, या मैपिंग का सवाल पूछ दिया गया है आपसे, तो वह हो जाएगा ब्रुनेई के साथ। इंडोनेशिया बाकी तीनों के साथ जो है सीमा साझा करता है, तो सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। आरोही मतलब घटते से बढ़ता क्रम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। मेघालय में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं दिए गए राज्यों में। अगला प्रश्न, हमको फिर से मिलान करना है कि कौन सी फसल और उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आम का आप लोग जान ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश। क्या एक विकल्प से उत्तर दिया जा सकता है? तो सवाल का जवाब है नहीं। फिर बात आती लीची की, तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है बिहार। फिर बात आती है नारियल की, तो कोकोनट मतलब केरल, कोको केरल। तो सी का 2 हो रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ये जो प्रश्न है इसमें हमको कोई विकल्प सही नहीं लग रहा है। दरअसल अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पर 1798 में अधिकार स्थापित किया था, तो इस प्रश्न को भी हम डाउटफुल क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल नहीं हो सकता है, सरकारी प्रशासन का ही हिस्सा रहा है कोतवाल। दरोगा भी नहीं हो सकता है, अमला भी नहीं हो सकता है, तो सबसे निचले स्तर पर कौन होगा? जमींदार ही होगा, स्थानीय प्रतिनिधि जो जनता से सीधे संबंधित रहता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। फिर अगला प्रश्न आता है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग दिया गया है, किस स्थान के लिए दिया गया है? नजीबाबाद के लिए। करंट अफेयर का ये प्रश्न था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आप लोग ज्यादा गहराई से अगर ना जाना चाहें तो मुझे लगता है कि सभी को मालूम होगा कि केसरी का जो प्रकाशन गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ किया था वो लगभग 1892 या 93 के आसपास किया था। इसी समय इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव जैसे धार्मिक आयोजनों का आयोजन किया था, धार्मिक अनुष्ठान। तो इसमें जो है तीसरा विकल्प अगर देखा जाए, इसी का अगर हम सहारा ले लेते हैं तो तीसरा विकल्प जो है या तो ए होगा या फिर विकल्प डी में होगा तीसरा वाला। फिर इसके बाद अगर हम अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इन्होंने अल हिलाल का संपादन जो है प्रकाशन प्रारंभ किया था 1912 के आसपास, तो ये सबसे बाद में थे 4। तो हमको 3 मिल गया और 4 मिल गया, बाकी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है? यह प्रश्न रिपीटेड है और इसका सही जवाब है दमन दीव। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ
प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया वो राज्य था नागालैंड। या करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है। यह सवाल भी रिपीटेड है और इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीकरण का परसेंटेज रहा है। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1952 में और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, अगर प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की जाए तो आएगी बात पंचायती राज की, जो हम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से। तो पहले क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इसका सही विकल्प होना चाहिए विकल्प ए। पहले के बाद दूसरा आ रहा है, बाकी को खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 2 3 4 का क्रम सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो यह विकल्प, इस प्रश्न का विकल्प जो है सही होगा वानस्पतिक प्रसारण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। यह भी मैपिंग से संबंधित प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा तीनियन। तीनियन जो द्वीप है वो पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं या कौन सा कथन सत्य है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। गलत है, क्योंकि 10 जून की जगह 10 जुलाई होगा। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। दूसरा विकल्प सही है। तो इसका सही, दूसरा कथन सही है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती। अगर देखा जाए तो भिलाई जो है वो नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी तीनों बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती जो हैं नदी तट पर स्थित हैं। तीनों इस्पात संयंत्र हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अंडा, विकल्प सी। क्यों? अमीनो अम्ल की बात की गई है। अमीनो अम्ल जो हैं प्रोटीन, अमीनो अम्ल जो हैं परस्पर मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं और प्रोटीन जो है मैक्सिमम किस में पाया जाता है? सोयाबीन और या फिर अंडे में। तो इसमें सोयाबीन है नहीं, तो अंडा ही हो सकता है। अब हो सकता है कि आयोग दाल को भी मान ले, लेकिन जहाँ तक संभव होगा या मेरा मानना है कि इसका सही विकल्प जो है वो सी होगा। फिर से कथन और कारण दिए गए हैं, इनको पढ़ना है हमको। देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। त्यागी थी, सभी जानते हैं। क्यों त्यागी थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने त्यागी थी। और कारण इन्होंने क्या दिया है? वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। गलत है, कारण इसका गलत है। तो कथन सही है और कारण गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। ये सही है परंतु आर गलत है। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के बजाय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के स्वदेशी जो उन्होंने मुहिम चलाई थी उसमें वस्त्रों को जलाने के लिए, मतलब वस्त्रों को जो होली के रूप में जलाया जाता था
उसको निष्ठुर बर्बादी करार दिया था। तो उन्होंने इसे निष्ठुर बर्बादी करार दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे वो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला सवाल है, पशु दिया गया है और नस्ल दी गई है। भैंस किस नस्ल से संबंधित है? भदावरी, ये भी ठीक है। उसके बाद गाय सिंधी हो गया है, बकरी जमुना पारी हो गई है, भेड़ थार पारकर, यही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। थार पारकर जो है किसकी नस्ल है? गाय या बैल की? थार पारकर गाय या बैल की नस्ल है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अगला सवाल है, कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। यह करंट अफेयर का सवाल पूछा गया आपसे। और यह जो अब्राहम अकॉर्ड करवाया था, इसमें अमेरिका ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? इसका जवाब मुझको लगता है अधिकतर लोगों ने दिया होगा। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, सभी को मालूम है, ये ठीक है। 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स होते हैं। 1 KB 1024 बाइट्स, ये भी ठीक है। अगला है, 1 GB मतलब गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स, यही गलत है। तो यही सही नहीं है। 1 GB में कितना होता है? 1024 MB होता है, ना कि 1024 किलोबाइट होता है। और 1024 जो गीगाबाइट है वो 1 टेराबाइट के बराबर हो जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भांड पाथर जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, यह लोक नाट्य है। ये भी आर्ट और कल्चर से पूछ लिया गया था। प्रश्नों को देखा जाए तो निष्कर्ष निकल के ये आता है कि अब परंपरागत तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आवश्यकता है खुद को बदलने की, परीक्षा के अनुरूप खुद को बदलने की। कई प्रश्न जो हैं रिपीट हुए हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि केवल रिपीटेड क्वेश्चन को देखकर ही पेपर को हल किया जा सकता है तो आप अंधेरे में हैं। स्ट्रेटजी बदलने की आवश्यकता है और संस्थान आपके लिए, इस कार्य के लिए आपके साथ है। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यह भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। और निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? ये सामान्य ज्ञान से थोड़ा इतर था, जैसा कि पेपर का नाम है सामान्य अध्ययन, तो ये विशेष अध्ययन के तहत है। नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो स्पीकर भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अगला है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही विकल्प होगा विकलांगों का कल्याण करना। बाकी तीनों विकल्प सही नहीं है। संगम योजना जो है विकलांगों के कल्याण से संबंधित है। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प ए, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमतें सही संबंधित हैं। आप लोग इस शब्द से परिचित भी रहे होंगे, क्योंकि आए दिन तेल की कीमतें जो हैं बढ़ती रहती हैं। घटने के तो आसार कम ही दिखाई देते हैं, मतलब घटने की तो खबरें कम सुनाई देती हैं, बढ़ने की ज़्यादा सुनाई देती हैं। तो ये ब्रेंट इंडेक्स जो है
कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है? तो यह फड़ीधर नामक स्थान पर शुरू किया है इटली ने अपना पहला फूड मेगा पार्क, और यह फड़ीधर जो है गुजरात में स्थित एक स्थान है। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ की गई है? इटावा, महाराजगंज, जौनपुर या फिर मिर्जापुर? तो सवाल का जवाब होगा मिर्जापुर में। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो इसका सही जवाब होगा सल्फर, ना कि जस्ता। जिंक नहीं, सल्फर होगा, जिंक नहीं होगा, सल्फर इसका सही जवाब है। फिर आता है जो टर्म दिए हैं DABI, डेविनकी और बर्ट या बेरिटास। तो यहाँ देखिए बी आया है, इसमें लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। बी का मतलब बीनस होता है, और बीनस जो है, बीनस की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही होगी? शुक्र की बात हो रही होगी। तो ये नासा द्वारा घोषित नए मिशन है जो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेंगे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शुक्र। अगला सवाल है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। यह इलाहाबाद से संबंधित है, प्रयागराज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो हम सभी जानते होंगे, आशा करता हूं सभी लोग जान रहे होंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो इसका विकल्प जो सही होगा वो विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 123, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब होगा बलबन। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने भी विशेष सेना को गठित करने का प्रयास किया, लेकिन बलबन ही हमको ज्यादा सही लग रहा है। देखते हैं आयोग क्या करता है आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। www वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है, ये भी ठीक है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी में लोग कंफ्यूज हुए हैं, और यह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई लोगों ने इस सरल से सवाल को गलत किया है, तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% या प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो वह देश है नॉर्वे। नॉर्वे में 99% जो विद्युत है वो जल विद्युत होती है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो यह इस प्रश्न का सही विकल्प होना चाहिए नासिरुद्दीन खुसरो शाह। यह एक हिंदू शासक था जिसने अपना धर्म परिवर्तित किया था। तो ऐसा लग रहा है देखकर कि इसने जो है हिंदू देवी देवताओं की पूजा को आरंभ रखा होगा। बाकी यह डाउटफुल क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालने लायक प्रश्न है। देखते हैं आयोग इसका क्या जवाब देता है। 1 या 2 दिन में आंसर किया जाएगी। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, यह कथन गलत है आपका। फिर दूसरा कथन है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, यह विकल्प सही है। हम लोगों को मालूम है कि फलीदार फसलें जो हैं मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बढ़ाती हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने में कारगर साबित होती हैं। तो फलीदार फसल के बाद कोई बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, तो इसका विकल्प होगा सही विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी, ये भी ठीक है। हिक्की ने
बंगाल गजट का प्रकाशन किया था 1700 में किया था लगभग, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी, वारेन हेस्टिंग के समय में करी गई थी, 1784 में की गई थी। तो सही उत्तर इसका होगा, कौन सा होगा? देखते हैं कौन सा होगा सही उत्तर। बढ़ते हुए क्रम में तीसरा हेक्की के बंगाल, तीसरे के बाद चौथा 1784 आया है, ठीक है। फिर दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले 1905 आया है, और पहला वाला 1913 जो है वो सबसे बाद में होगा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है, तो इसका सही जवाब होगा लघु कृषक। और 1 हेक्टेयर से कम वाला जो है वो किसान कहलाता है सीमांत कृषक। सीमांत कृषक। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी कूट को बोर का कूट क्या होगा? उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा? तो यहां होटल एच जो है 8, ओ जो है 15वें नंबर पर है अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्ण वाला में, और टी जो है 20वें पे आ रहा है, और ई जो है 5 पर है, और एल जो है 12वें स्थान पर है। तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो आएगा 60। अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 60। 15 5 20 और 20 40, 10 50 और 10 60, 60 हो गया है। और 5 शब्द हैं, 5 अक्षर हैं, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी तो 300 हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बोर को देखें तो बोर में बी जो है दूसरे स्थान पर है, ओ जो है 15वें स्थान पर है, और आर जो है 18वें स्थान पर है, और ई जो है फिर से 5वें स्थान पर है। तीनों को जोड़ दिया गया है, 18 और 2 20, 15 5 20, और ये 40 हो गया है। और 40 को कितने से गुणा करेंगे? 1 2 3 4। 40 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16, 160। तो सही कूट क्या होगा? 160। अगला सवाल है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? तो यह संगठन है, किया जाता है जर्मन वॉच। कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। दूसरा विकल्प है मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। यही कथन गलत है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आंख जो है सबसे ज्यादा सुग्राही पीले और हरे रंग के लिए होती है। पीला और हरा, पीला सब पा ले लिया है, हरा से हा ले लिया है, पाह और ले। पीला और हरा जो है पहले देखती है हमारी आंख, तो पहले कौन सा दिखाई देता है? पीला और हरा। तो ये ट्रिक बन गया पहले। पहले पहले को याद रखेंगे और इन्हीं से हम निकाल लेंगे पीला और हरा। ये ट्रिक बन गया। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? अच्छा, इसका जवाब जो होगा बी होगा इस वाले प्रश्न का। इसके बाद जो मिलियन शहर नहीं है वह होगा मुरादाबाद। बाकी सभी मिलियन शहर हैं। मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख से अधिक आबादी के शहर हैं बाकी सही, फिर चाहे वो आगरा हो, प्रयागराज हो या फिर मेरठ हो। अगला प्रश्न है और निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मेले दिए गए हैं और मेलों से संबंधित स्थान दिए गए हैं। जल विहार मेला बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल से है, मतलब पश्चिमी यूपी से है, ये भी ठीक है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल से, यही गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है। और शुक्रताल का मेला हम लोगों को पता है कि मुजफ्फरनगर में लगता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, तो इसमें हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है किससे संबंधित है? हम लोगों ने पढ़ा है सबरी संकल्प अभियान का संबंध जो है राष्ट्रीय पोषण
अभियान से है, मिशन से है, राष्ट्रीय पोषण मिशन से है, तो इसका विकल्प होगा डी सही, सबरी संकल्प योजना। फिर से रीजनिंग का सवाल पूछ दिया गया है, और निम्नलिखित में से कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं। तो मुझे नहीं मालूम आप लोग कैसे काउंट करते होंगे, मेरा तरीका तो यही है कि त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 जो हैं त्रिभुज हो गए हैं, 8 त्रिभुज हो गए हैं, 8 तो पहले हो गए हैं एक एक वाले। फिर दो दो वाले देख लेते हैं कितने हैं, 1 और 2 को मिलाकर कितने त्रिभुज बनते हैं, एक ये हो गया है, फिर 4 और 3 हो गए हैं, 4, 3 हो गए हैं, फिर 1, 4 हो गए हैं, और 2, 3 हो गए हैं। इसी तरह से दूसरे वर्ग में देखते हैं फिर से त्रिभुज 5, 6, 2 को मिलाकर, फिर इन 2 को मिलाकर देखते हैं 8, 7, फिर 5 और 8 को ले लेते हैं 5, 8, और 6 और 7 को ले लेते हैं 6, 7, और फिर ये एक, और फिर इनको जोड़ते हैं, कितना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 त्रिभुज तो ये हो गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस वाले त्रिभुज को देखते हैं, 2 3 5 और 8, एक त्रिभुज ये हो गया है। फिर ऐसे ही 4 ये वाला त्रिभुज लेंगे, 4 3 5 और 6, 4 3 5 और 6 हो गया है। और इसी तरह से एक ये हो गया है त्रिभुज, और ये हो गया है, तो 8 और 2 10 त्रिभुज ये हो गए हैं। और फिर कौन सा बन रहा है, 2 त्रिभुज ये हो गए हैं, और कहीं छूट रहा है हम लोगों से, वर्ग काउंट कर लेते हैं पहले। एक वर्ग तो ये हो गया है, और एक ये हो गया है 2, और एक ये बीच में बन रहा है, 3 वर्ग हो रहे हैं, 3 वर्ग हो रहे हैं। तो हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया, और जो मिला है हमको या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो 8 त्रिभुज तो ये सिंगल वाले हो गए हैं, एक एक करके 8 ये हो गए हैं, और 8 ये हो गए हैं, 8 8 16, और 2 त्रिभुज ये हो गए हैं, 16 और 2 18, तो कुल 18 त्रिभुज हो गए हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसका विकल्प जो है डी सही होगा, 3 वर्ग बनेंगे और 18 त्रिभुज बनेंगे। इसमें सवाल पूछा है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी विशेष अध्ययन से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी साहित्य से एक तरह से पूछ लिया गया है सवाल, जो आम जो प्रतियोगी होगा इसके बारे में नहीं जान रहा होगा। अधिकतर लोगों ने इसको या तो छोड़ा होगा और कुछ लोगों ने ही किया होगा। अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित करना है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें से देखते हैं कैसे हमको सुमेलित करना है, देखते हैं कैसे हो पाता है। क्या एक विकल्प का सहारा लेके हम इसको कर पाएंगे? मरुस्थलीय मिट्टी हम सभी जानते होंगे कि यह राजस्थान में पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी जो है राजस्थान में पाई जाती है। तो डी का जो है 1 होना चाहिए, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। फिर काली मिट्टी की बात आती है महाराष्ट्र में, मतलब दक्कन की बात हो रही है यहाँ पर, और दक्कन ट्रेप का ही निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, मतलब लावा से हुआ है, जो लावा निकल के आया है ज्वालामुखी के दौरान, उससे निर्मित है दक्कन ट्रैप। तो स्वाभाविक है कि, और दक्कन ट्रैप पर महाराष्ट्र स्थित है, तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र की मिट्टी जो है वो काली होगी। तो बी का 3। देखिए, केवल अगर आपको बी विकल्प मालूम है तो आप सही कर सकते हैं इसी के आधार पर, तो इसका सही विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न है,
और निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1834। और यहीं पर हमारे सभी सवाल खत्म होते हैं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों के जवाब आयोग द्वारा जारी की गई आंसर की के सर्वाधिक निकट रहने का प्रयास करेंगे या सर्वाधिक निकट रहने का दर्जा पाने में समर्थ होंगे। बात करते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों पिछले वर्ष के पेपर को अगर ध्यान में रखा जाए तो पिछले वर्ष की कट ऑफ 122 या 123 थी। तो अगर पिछले वर्ष को आधार माना जाए तो इस बार कट ऑफ जो है 125 से 30 जाने की संभावना है। और अगर हम आयोग की बात करें तो अगर पीसीएस एग्जाम की परीक्षा की बात करें, पीसीएस परीक्षा की बात करें जो एग्जाम होता है प्री उसका, तो उसमें रहता है 150 क्वेश्चन रहता है और 150 क्वेश्चन में 60% जो लोग पा जाते हैं, मतलब 90 क्वेश्चन जिनका सही होता है वो लोग प्री पास कर जाते हैं। तो बात अगर आरओ की जाए तो इसमें जो 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 140 जीएस के और प्लस 60 हिंदी के रहते हैं। 200 में से अगर 60% मतलब 2 छक्का 12 120 अगर हैं तो हो जाना चाहिए प्री पास हमको आरओ का। लेकिन इसमें दूसरा पेपर जो हिंदी का होता है जो अपेक्षाकृत सरल होता है तो वो इसको थोड़ा संतुलित कर देता है। इस वजह से कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाने की संभावना है। तो अनुमान है कि 125 से 30 के बीच रह सकती है। बाकी एग्जैक्ट कट ऑफ जो है, जो एग्जैक्ट कट ऑफ से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भविष्य के गर्भ में है, समय बताएगा कि क्या रहती है। अब बात करते हैं कि किस विषयवार प्रश्नों की संख्या से बात करते हैं हम लोग। उसके लिए मैं लिख के लाया हूं कि किस विषय से कौन से सवाल, मतलब कितने सवाल आए। तो देखते हैं किस विषय से कितने सवाल आए हैं। मैं लिख के लाया हूं। हिस्ट्री से, इतिहास विषय से, इतिहास विषय से 21 प्रश्न पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट से मतलब पर्यावरण से और भूगोल, पर्यावरण और भूगोल से, भूगोल में भारत का और विश्व का दोनों शामिल हैं। दोनों को मिलाकर 18 प्रश्न पूछे गए हैं। और बात अगर राजनीति विज्ञान की करी जाए तो पॉलिटी से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। और रीजनिंग की बात की जाए, रीजनिंग की बात की जाए तो इससे 13 प्रश्न पूछे गए हैं। और साइंस की बात की जाए, विज्ञान से 11 प्रश्नों को पूछा गया है। और आर्ट एंड कल्चर मतलब कला और संस्कृति से, कला और संस्कृति से जो सवालों की संख्या रही है वो 2 रही है। और कृषि से जो सवाल पूछे गए हैं, कृषि से जो सवाल पूछे गए हैं उनकी संख्या रही है 4। करंट अफेयर से सवाल पूछे गए हैं 24। और जो विविध रहा है, विविध से सवाल पूछे गए हैं, तकरीबन 21 सवाल पूछे गए हैं विविध से। और यूपी जीके जो है, यूपी स्पेशल से 12 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सर्वाधिक प्रश्न जो हैं अगर हम देखें तो इतिहास से, करंट अफेयर से पूछे गए हैं। और फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो है इतिहास का रहा है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि करंट अफेयर जो है आपको परीक्षा पास करने में, परीक्षा पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो रहिए, फोकस करिए करंट अफेयर पर और जुड़े रहिए चंद्रा क्लासेस के साथ, जो आपके साथ आपके सफ़र में हम सफ़र और हमसाया की तरह और एक सजग प्रहरी की तरह आपके सफ़र में हमेशा साथ है। और इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर पूरा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अरे सर, उसको ज़रा क्लियर करिए। उस समय हो गया हाँ अभी कर दीजिए। आप फिर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट